बीक्यू प्राइम हिंदी से जुड़ने का बहुत शुक्रिया। आप सबका स्वागत है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारे साथ हैं केआर चोकसी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी। थैंक यू सो मच देवेन जी, बीक्यू प्राइम को समय देने के लिए। नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपका बाजार पर नजरिया जानना चाहेंगे। 2023 में कैसा रहेगा बाजार? आप किस तरह के रिटर्न्स देख रहे हैं बाजार से? तो नियति 2023 का साल के लिए आपने जो शुक्रिया आपको मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। और एट द सेम टाइम आप सर्वे मेंबर्स वीक्यू प्राइम को और आपके दर्शक मित्रों को भी खूब शुभकामना देना चाहता हूँ कि नया साल आप सबके लिए खूब खूब रिवॉर्डिंग रहे और भगवान की दया से आप सब लोग को खूब खूब प्रगति मिले ये नए साल के अंदर। आपका जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये साल के अंदर हम आगे क्या अर्निंग्स देखने जा रहे हैं, कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटलुक देखने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहले 6 महीने के अंदर जो विपरीत परिस्थिति थी वो परिस्थिति के अंदर से हम काफी हद तक बाहर आ चुके हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना, उसके साथ में इन्फ्लेशन का बढ़ना, उसके साथ में फेड के और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स के रिएक्शन आना, रेट टाइटनिंग करना, लिक्विडिटी क्रंच आना, ये सब चीज बहुत स्वाभाविक तरीके से पूरे 6 महीने के अंदर प्ले आउट हुई है। और मे बी आई थिंक इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23 ऑल्सो। बट ये जो विपरीत परिस्थिति है वो मेरे ख्याल से हम पीछे छोड़ के आए हैं। क्रूड ऑयल के दाम काफी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। दूसरी तरफ आई थिंक जो फूड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन था उसके अंदर भी काफी हद तक सुधार हुआ है। आई थिंक दैट प्राइसेस हैव फॉलन इंक्लूडिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड अदर ग्रेन्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो दाम बढ़े थे कमोडिटी के, वो कमोडिटी के दाम घटे हैं। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दैट इज आल्सो प्लेइंग आई थिंक अ बिगर रिप्राइव इफ आई मे वांट टू से दैट। और ओवरऑल आई थिंक जहां तक मेरा समझना है कि इंडस्ट्रीज या कंपनीज को थर्ड क्वार्टर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री विच दे कैरिड इन द सेकंड क्वार्टर, उसके बाद आई थिंक थर्ड क्वार्टर है स्टार्टेड बिकमिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल फॉर मोस्ट ऑफ देम। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनीज के नतीजे, मुनाफे काफी हद तक सुरक्षित आएंगे। जैसा हमें इंडिकेशन मिल रहा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल हैव अ स्टेबल मार्जिन विद अ हायर रेवेन्यू ग्रोथ। So should that be the situation, then 2023 is expected to end on a positive note at the end of the fourth quarter. जहाँ तक आई थिंक उसका वैलिडेशन का सवाल है, हम टैक्स के जो आंकड़े आए हैं, डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के, और साथ में जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं, वो सब मिला जुला के देखें तो आई थिंक भारत के अंदर पहली बार करीबन एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 30 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का हम रिसीव देखने जा रहे हैं। तो ये का आई थिंक उसके यूनिट इटसेल्फ आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वन हैज सीन इन कॉर्पोरेट इंडिया फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस आर ऑल सम ऑफ द वेरी पॉजिटिव ट्रिगर्स which are indicating that workings of the company और नतीजे जो हम इसकी बात कर रहे हैं, they would be probably quite rewarding. Maybe I think some of the pockets के जहाँ पे थोड़े बहुत disappointment चालू रहेंगे, which includes automobile related problems, particularly semiconductor chips, और उसके हिसाब से उनका जो कारोबार के अंदर जितना रिफ्लेक्शन आना था वो नहीं आया है। ये सब थोड़े बहुत शायद डिसअपॉइंटमेंट दे सकते हैं। इवन कमोडिटी शायद थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है ऑन मार्जिन फ्रंट, बट आई थिंक सब्सिक्वेंटली सेकंड हाफ में और द लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो दिस आर ऑल सम ऑफ माय प्राइमरी व्यूज ऑन योर क्वेश्चन ऑफ हाउ आई सी नहीं, इट। बट वैल्यूएशंस के हिसाब से क्या आपको बाजार अभी फिलहाल महंगे लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि म्यूटेड टाइप रिटर्न्स आ सकते हैं, या फिर अच्छे खासे अर्निंग्स मतलब सेंसेक्स से आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, सेंसेक्स निफ्टी से? देखिए, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 जैसी कंपनियां हैं वो काफी हद तक फेयरली प्राइस्ड है, मैं ऐसा ओके। मानता हूँ। उनके अंदर जो रेवेन्यू ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं, अर्निंग का ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके प्राइस मार्केट के अंदर काफी हद तक परफेक्शन की तरफ है, ऐसा पकड़ के चलते हैं। बट देट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, क्योंकि जो कंपनी के अंदर रिसर्च वो प्रॉपर होता है और वो कंपनी के प्राइस परफेक्शन की तरफ रहते हैं, तो उसके अंदर आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते वो कंपनी में से। तो शायद आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 कंपनीज का रिटर्न देखने जाओगे, so unless market gives you sharp correction in those companies, you are not going to see very meaningfully larger return. But they will continue to perform at a steady pace of return. At least in select companies, I think you might end up seeing 10 to 15% kind of a return in the second half of the financial year. That is possible.
तो वो हिसाब से आप थोड़ा आपका नजरिया देखने का चेंज कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज ओवरऑल मार्केट का रिटर्न की हम बात करें तो शायद आपको रिटर्न डिसअपॉइंटिंग दिखे, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स या सिलेक्ट पॉकेट्स के अंदर because of the price correction, I think you might end up seeing relatively better returns from the market. अच्छा, That way, पिछले the 2 महीनों valuations are को not going to be सॉरी। expensive in ओके। that sense. Yeah. नहीं, मैं पूछ रही थी कि पिछले 2 महीनों को छोड़ दें तो एफपीआईज ने पिछले साल करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। आपको लगता है कि लॉन्ग रन में इसका बाजार पर असर मिलेगा, देखने को मिलेगा, या फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इस बार जोर शोर से वापस लौटेंगे, या फिर डोमेस्टिक की जो बाइंग होगी वो उसको इवन आउट कर लेगी? तो पहले तो ये एफपीआई कौन है उसको समझ लेते हैं। आई थिंक विद इन दिस एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसने माल नहीं बेचा है। जो माल बेचा है वो ईटीएफ ने बेचा है, क्योंकि ईटीएफ का जो कारोबार है वो मार्केट के अंदर उसके फंडामेंटल के साथ में चलना जरूरी नहीं समझते वो अपने को। दे आर बेसिकली आई थिंक वर्किंग मोर विद द फंड फ्लो एंड एलोकेशन ऑफ मनी इनटू द मार्केट। जैसे हमें पता है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ में दूसरे एसेट क्लास में से फंड्स विड्रॉ हुए, इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट इक्विटी से भी फंड विड्रॉ होते हैं। तो जो एफपीआई ईटीएफ के दौर से आते हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने अपने फंड्स वहां पे विड्रॉ करके they have parked their money to debt, otherwise they have de-leveraged their positions wherever they were over leveraged. So from that perspective I think they have sold it. मेरा ऐसा मानना है कि ये उनका जो कार्यक्रम है वो आई थिंक टेम्पररी माना जाना चाहिए। मोमेंट आई थिंक दे स्टार्ट रिसीविंग द फंड फ्लो दे विल एलोकेट इट आल्सो इन अ बिग वे। और जैसे फंड फ्लो ज्यादा एलोकेट करते हैं तो शायद आपका लास्ट क्वेश्चन जो था कि इसके अंदर आप कितना मार्केट के अंदर अपसाइड देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ईटीएफ का फंड फ्लो एलोकेशन होना स्टार्ट होएगा इक्विटी मार्केट के अंदर, इंडिया इक्विटी मार्केट के अंदर, they will probably surprise you with some of the large cap companies giving you return of 15 to 20% in a shorter duration of time. So that is quite possible, but that is more of a momentum that we are talking about. Fundamentals, as we talked about, I think remains extremely strong and convincing. Fund flow has to become positive from FPI side eventually. डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के रूप से आता है, इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से आता है, या प्रोविडेंट फंड के माध्यम से मार्केट के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट आता है, मेरे ख्याल से उनके द्वारा जो मार्केट में बाइंग की प्रक्रिया चालू है उसमें दे आर सिलेक्टिवली बाइंग सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट अ अंडर वैल्यूएशन और द लोअर वैल्यूएशन इन द प्राइसेस। डोमेस्टिक एक्टिविटी के हिसाब से बाजार के लिए साल काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बजट आएगा, फिर ब्याज दरों में लाइकली पॉज देखने को मिल सकता है, और फिर अगले साल चुनाव से पहले की हलचल। तो इन सब के बीच में आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आती हुई दिख रही है? अगर बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो बैंकिंग इज बेसिकली आई थिंक टुडे ग्रोइंग their AUM at around 19 to 20%, which means if the lender is lending and the growth is 19 to 20%, the borrower companies are definitely growing faster than the lender. That is 100% sure. Because जहां तक borrower जो borrower company उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं ला सकती है तो उसके लिए lending की कॉस्ट नामुमकिन है कि वो भरपाई कर पाएंगे। तो एक बहुत सिंपल लॉजिक के साथ में मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर 19-20% लेंडर का लैंडिंग ग्रोथ है तो बोरोइंग कंपनीज का ग्रोथ उससे ज्यादा आना बनता है। संभवित है कि एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में आप उसको लाइक टू लाइक मैच नहीं कर पाओगे, but eventually once the deployment of funds starts taking place, their growth will have to be higher in the vicinity of 20% and above. That is what my strong conviction says. And if that is a situation continuing, then maybe I think आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये वैलिडेशन मिलना जरूरी बनता है कि जो कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उनके अंदर आई थिंक बिजनेस के अंदर ग्रोथ 15-20% के ऊपर आना जरूरी है। तो ये हम वैलिडेशन देखे जा सकते हैं आगे के समय के अंदर। वाह, तो बाजार में और कौन सी पॉकेट्स हैं, थीम्स हैं या सेक्टर्स हैं जिन पर आप बुलिश या बेरिश हैं 2023 के हिसाब से? अगर आप ये मार्केट के अंदर शांति से देखें कि कैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो व्यू बनता है इकोनॉमी के लिए उसके साथ में मार्केट के अंदर ग्रोथ के सेक्टर्स आगे आके उभरेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हैवी लिफ्टिंग हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमी का, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जो इस सबसे सेट किया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और गति शक्ति योजना जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी इनिशिएटिव लेके
और न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसे माध्यम से आई थिंक दे आर बेसिकली रिमूविंग द बॉटलनेक्स आल्सो फ्रॉम द एंटायर एक्टिविटी फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ रैपिड स्पीड। अगर ये चीज को हम ध्यान में रख के चलते हैं, मद्देनजर रख के चलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आई थिंक वुड प्रोबेबली विल शो यू सम रिमार्केबल ग्रोथ। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कैपिटल गुड्स सेगमेंट के साथ में जुड़ी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी जो कंपनियां हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दे आर गोइंग टू बी आई थिंक द ग्रोथ प्रोवाइडर्स इन कमिंग पीरियड। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। Second sector where you think that I think the growth will be more predictable would be in banking and financial sector. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्रेडिट लेंडिंग का ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास सिलेक्ट बैंक के अंदर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दे विल आल्सो बी स्टेडी ग्रोथ प्रोवाइडर इंक्लूडिंग इन कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक, रिटेल लेंडिंग बुक as well as in housing finance lending book. The banks and NBFCs particularly I think are likely to be more beneficiary of this particular growth momentum which is happening. तीसरी तरफ आई थिंक दूसरे सेक्टर की ध्यान दे तो जो मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है जिनके अंदर आगे जाके आई थिंक एक निश प्ले बनता है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल का एक प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक प्ले है, 5G के इम्प्लीमेंटेशन के साथ में IoT, AI, ML, TL, ब्लॉकचेन जैसे माध्यम से जो कंपनियां काम कर रही है, सॉल्यूशन निकाल रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर मेरे ख्याल से एक अच्छा ग्रोथ आना संभावित है। मे बी आई थिंक आप क्वार्टर टू क्वार्टर ना देखें क्योंकि आई थिंक ये ग्रोथ अनफोल्ड होने के लिए समय लगता है, बट ओवरऑल डायरेक्शन के सामने देखें तो ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ सकता है। सिलेक्ट फार्मा कंपनीज, सिलेक्ट केमिकल कंपनीज, सिलेक्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज पर्टिकुलर इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, मेरे ख्याल से ग्रोथ काफी हद तक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, इंक्लूडिंग इन डिफेंस। some of the precision engineering companies, technology led defense production is definitely going to be driving higher amount of growth into the business. So मैं मानता हूँ कि because of the heavy lifting done by the government in the economy, you will eventually see growth happening in each and every sector. आपका जो मेन मुद्दा रहेगा उसके अंदर के सब क्षेत्र के अंदर सब कंपनियां शायद परफॉर्मेंस इतना रिमार्केबल नहीं भी ला सकती है, तो आपको समय के साथ में कंपनियों सिलेक्ट करना पड़ेगा और रिलेटिवली बेटर क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस रखना पड़ेगा। Any pain point, any underperforming sectors that you see for 2023? कमोडिटी के 2 क्वार्टर बहुत खराब गए हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ पूरा साल के अंदर थोड़ा लास्ट क्वार्टर के अंदर कमोडिटी इंप्रूव होके आती भी है, तो ईयर ओवर ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो कमोडिटी के अंदर शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। इवन कमोडिटी के साथ में जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, से केमिकल कमोडिटी के साथ में केमिकल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, उनके अंदर भी शायद कोई कोई पॉकेट के अंदर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, दो आई थिंक ऑन द टॉप लाइन फ्रंट दे आर डूइंग रिमार्केबली वेल। जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनके अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी अच्छा समय जा रहा है इन सम ऑफ द बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ डिमांड फ्रॉम डिफेंस पर्टिकुलरली माइनिंग एटसेट्रा। बट जो कंपनियां ऑयल मार्केटिंग के अंदर या रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर है गवर्नमेंट क्षेत्र की, उनके अंदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अभी भी चालू रहेगा अनलेस गवर्नमेंट गिव्स एट वन गो whatever the subsidy package I think they are required to give, I think वो देते हैं तो शायद ईयर एंड के अंदर बैलेंस शीट सुधर जाएगी। बट एज ऑफ नाउ एज वी टॉकिंग टुडे आई थिंक द बैलेंस शीट्स आर रिलेटिवली नॉट समथिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। So these are some of the things which we'll have to keep in mind. जो commodity के साथ में जो क्षेत्र जुड़े हैं उसके अंदर आप थोड़ा ध्यान जरूर दें। I think you should not be blindfolded in the commodity oriented sectors. ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर आपको कैसी लग रही है देवेंद्र जी? फेड का पिवट है, रिसेशन की अब अटकलें बढ़ रही हैं, चाइना का डिमांड है, रूस और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है, ऑयल प्राइसेस हैं, ये सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में आपको भारतीय बाजारों पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि हम सब झेलने के लिए तैयार हैं? जब ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर, तभी भी सबके मन में बहुत डर था और एक घबराहट था। उसके बाद में आपने देखा है कि कैसे इकोनॉमी ग्लोबली टर्न अराउंड हुई है, उसके बाद में आपने देखा कि कैसे ग्लोबल बिजनेस आई थिंक टर्न अराउंड हुआ है। आई थिंक ये समय के अंदर भी काफी हद तक अनसर्टेनिटी है, जैसे आपने एक चीज को काउंट किया है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी अनसर्टेनिटी को आपको नजरअंदाज करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम मेरा ऐसा मानना जरूर है
कि इवन इफ आई थिंक दिस अनसर्टनिटीज आर अराउंड, उससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो बिजनेस, जो कारोबार जिसके अंदर उन्होंने एक ग्रोथ प्रोग्राम सेट किया है, वो ग्रोथ प्रोग्राम ओवरऑल आई थिंक ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया गया है. आई डोंट थिंक दैट आई थिंक यू आर लाइकली टू सी एनी जर्क्स इन दिस ग्रोथ प्रोग्राम, particularly for India. India is expected to bring huge amount of investment in different sectors. पर्टिकुलरली आप देखें तो गए साल के अंदर 7.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में एलोकेट किए थे. मोस्ट ऑफ दिस मनी इज लाइकली टू गेट स्पेंड एट द एंड ऑफ द ईयर. This year, they are likely to allocate around 9 lakh crores. Given the robust tax collection in indirect and direct taxes, they will have the flexibility to put 9 lakh crore. क्योंकि 10 साल का जो रोड मैप है वो करीबन 110 लाख करोड़ स्पेंड करने का रोड मैप है. तो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल आई थिंक इंडिया के अंदर ग्रोथ के लिए काफी हद तक अच्छे अट्रैक्शंस खड़े हुए हैं. दैट विल इनवाइट लॉट ऑफ न्यू मनी, both FPI money, FDI money, both of them I think are likely to come with a big force in the country. और ये तरीके से जो फंड्स आते हैं तो शायद दूसरे मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिसेशनरी इम्पैक्ट आ सकती है, बट अकॉर्डिंग टू मी इंडियन मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर का कारोबार और मार्केट इन्वेस्टमेंट का कारोबार, दोनों कारोबार के अंदर अच्छी तेजी देखी जा सकती है. बजट आने वाला है देवेंद्र जी. बजट, वित्त मंत्री की बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आपको लग रहा है कि आएंगे, या फिर आपकी कोई विश लिस्ट? एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट ने लास्ट 7-8 साल के अंदर एक चीज को बराबर चेंज कर दिया है. दे आर नॉट वेटिंग फॉर द बजट टू गिव एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. उनका उनका एक नजरिया ऐसा है कि भाई आपको काम करना है तो हर रोज काम करना है, आप बजट का एक दिन क्यों काम करोगे. तो आई थिंक विच इज अ वेरी राइटफुल थिंग. तो मेरे ख्याल से बजट इज इम्पोर्टेंट एज फार एज आई थिंक नोइंग द प्रायोरिटीज आर कंसर्न. But as far as I think the direction is concerned, budget is already known to everybody that what government is going to do. They are going to spend money in infrastructure. They are going to create, I think, large size corporation in India. They are going to, I think, debottleneck the entire economy. वो सब चीज हमें मालूम है. आज जैसे आज गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है पीएलआई के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पीएलआई का जो एक अनाउंसमेंट किया है करीब 19,700 करोड़ का. ये अमाउंट आई थिंक इन इटसेल्फ आई थिंक इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. नो, आई एम सेइंग रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मैं उसके पीछे देखने जा रहा हूँ कि करीबन 7 से 8 लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट ला सकता है. इफ यू आर कमिटिंग 19-20,000 करोड़ बाय वे ऑफ गवर्नमेंट, दिस इन इटसेल्फ आई थिंक कैन अट्रैक्ट आई थिंक 7 to 8 लाख करोड़ न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चीज बजट में अनाउंस करने की जगह पे गवर्नमेंट ने बजट के पहले ही अनाउंस कर दी. तो लाइकवाइज आई थिंक फॉर दोस 14-15 सेक्टर्स के जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पे अलग अलग अनाउंसमेंट की है, इंक्लूडिंग जो नई पॉलिसीज है, गति शक्ति योजना की, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ये सब पॉलिसीज की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने बजट के पहले ही अनाउंस कर दी है. ऑन द कंट्री में देखने जा रहा हूँ कि बजट के अंदर शायद आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कुछ बहुत अनाउंसमेंट आ सकती है. जैसे गए बजट के अंदर आपको अनाउंसमेंट थी फ्रेट कॉरिडोर की. ये साल के अंदर एडिशनल फ्रेट कॉरिडोर कैन कम. ये साल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर शायद कंसोलिडेशन का एक अनाउंसमेंट आ सकता है. क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जहाँ तक साइज बड़ी नहीं होती है तब तक इतनी बड़ी इकोनॉमी आप नहीं खड़ी कर पाओगे. गवर्नमेंट भी समझ रही है. तो मैं ऐसा समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कंसोलिडेशन का एक वापिस गवर्नमेंट इसके अंदर प्रस्ताव रख सकती है बजट के अंदर. और क्योंकि ये बजट 2024 के इलेक्शन का पहले का लास्ट फुल बजट होगा गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बजट के अंदर गवर्नमेंट विल नॉट रिमेन कंज्यूस ऑन गिविंग एनी काइंड ऑफ मेजर्स. They will probably, I think, throw a lot of new measures into this particular budget to get the momentum into this economy. तो मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई फूड प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स के अंदर भी गवर्नमेंट ने जो रूरल मासिस है, जो डिजर्विंग क्लास है, उनको एक टक्की किया है कि सर्टन 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग. So that program they are continuing. So they are not waiting for budget to announce this program. So मेरा ऐसा मानना है budget will be a good event to think about from the point of view of priorities. But you don't expect any new big surprises that the government will throw in this particular budget. चलिए, आप भगवान करे आपकी बात एकदम सच्ची हो जाए. देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच 2023 के आउटलुक पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. थैंक यू. Thank you, Niyati, and wish you all happy new year as well. Thank you so much. थैंक यू.